नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या ये प्लानिंग हो गई है कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी उपराष्ट्रपति के चुनाव में जिता दिया जाए? और क्या प्लानिंग एनडीए के सहयोगी दलों ने की है? क्या इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नाम चंद्रबाबू नायडू ने सुझाया था, क्योंकि राजनाथ सिंह उनके धुर विरोधी जगन मोहन से कुछ बातचीत कर बैठे थे? और क्या संघ ने कह दिया है मोदी से कि अब शाह साहब को, नड्डा जी को दूसरी तरफ करो? तो आपके बराबर में शिवराज सिंह चौहान एक तरफ, दूसरी तरफ राजनाथ नजर आने चाहिए। नड्डा और शाह दूर हो जाने चाहिए। और उसके बाद चीन जाकर क्या प्रधानमंत्री ने अपनी किरकिरी करा दी? हम लोग तो चीन के झाला का बहिष्कार करने को बैठे हुए थे, और प्रधानमंत्री जी उस चीन में जाके मिलाए जिसने हमारे 20 जवानों को बेरहमी से मार दिया था, जो लगातार हमारी सीमाओं के अंदर घुसा चला रहा है। क्या सोच के गए थे प्रधानमंत्री जी? क्या हासिल हुआ? बहुत शानदार बातें की हैं केपी मलिक जी ने। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राज भास्कर के, दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक हैं। बड़े बड़े खुलासे हैं इस बातचीत में। लखनऊ के एक बिल्डर की कहानी, जिसे भाजपा के एक संगठन मंत्री का वरदस्त बताया जाता है। 500 करोड़ की जमीनें कब्जा होती हैं, और कैसे धीरे धीरे करके जमीनें इनकम टैक्स के चंगुल से छुड़ाई जाती हैं। साहब साहब किन किन को असहाय कर गए, बहुत सारे किस्से इस बातचीत में खुलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। कुछ मोटी मोटी चीजें आपसे जाननी थी। दीपावली पास में आ गई है। अ, बस कुछ ही दिन बचे हैं, दीपावली की तैयारी शुरू हो जाएंगी। तो मलिक साहब, पता नहीं कि इस बार चीन की झालर खरीदनी है नहीं, या बहिष्कार करना है? क्योंकि हर बार जब चीन का झालर दीपावली का बहिष्कार आता है, तो हुआ कि चीन की झालर का बहिष्कार न करना है, क्योंकि चीन ने गलवान घाटी में हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद कर दिए थे। जमीन हड़पने का मामला आपने देखा ही है, पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने किस तरह उठाया। तो अब तो जो गोदी मीडिया सुबह से आलाप कर रहा था कल की, प्रधानमंत्री की और चीन की बहुत पक्की दोस्ती हो गई। और मजे की बात यह कि गोदी मीडिया के चैनल जब ट्रंप से मिलने गए थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा कि चीन कांप रहा है देखकर भारत और अमेरिका के बीच की जो दोस्ती है उसने चीन को बर्बाद कर दिया। आज वही चैनल कह रहे थे कि भारत और चीन की दोस्ती से ट्रंप घबरा गए हैं, ट्रंप को पसीने पसीने आ रहे हैं। तो ये जो चीन से रिश्ते हैं, अब ये सब पुरानी बातें खत्म हो जाएंगी कि मलिक साहब? गोदी मीडिया ने कह दिया कि भाई आज प्रधानमंत्री जी की और चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हो गई, अब सब बातें खत्म। तो भूल जाएं। और 20 सैनिक जो शहीद हुए थे, उनके घरों में भी आज थोड़ी शांति हुई होगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी मिला है और बात खत्म हुई। आपको क्या लगता है? नहीं संजय जी, आपको बहुत सारी चीजें भूलनी होंगी। आपको ये भी भूलना होगा कि हमारी जो सैकड़ों किलोमीटर जगह चाइना ने दबाई हुई है वो भी भूलना पड़ेगा। आपको गलवान में जो हमारे सैनिक मारे गए थे वो भी भूलना पड़ेगा। गलवान में जो 100 गांव बसाने की बात चाइना ने करी थी वो भी भूलना पड़ेगा। और आपको अब ये देखना होगा कि सूरत में जो प्रधानमंत्री एकाएक पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा था कि भैया पैसा किसी भी फॉर्म में आए, आप पैसा विदेशों से खींचिए और अपने काम को बढ़ाइए। ये शायद वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नोटबंदी 2016 में की थी। आज ये क्या कह रहे हैं? तो आप ये कह दें कि भाई ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी की पुरानी आदत है। आज हम ये फंस गए हैं कि जो कल तक हम अमेरिका अमेरिका ट्रंप ट्रंप कर रहे थे और ट्रंप ने जिस प्रकार से हमें दुत्कारा है, आज हमें उसको दिखाने के लिए उसके दुश्मन से मिलने जाना पड़ रहा है, क्योंकि दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है। तो आज हमारा भी दुश्मन अमेरिका हो गया है। अभी तक तो हम 10 साल से गलबैया डाले हुए थे, अब की बार ट्रंप सरकार। अब हमारे साथ इतना भयंकर मामला ये हो गया है, देश का दुर्भाग्य है कि हम चाइना के दरवाजे पे खड़े हुए हैं और चाइना हमारे साथ किस प्रकार से व्यवहार करेगा। हम चाइना को एक्सपोर्ट मुश्किल से 10% करते हैं और वहां से 100% मंगाते हैं। हम तो निर्भर है चाइना पे। आपने खुद ही कहा कि दिवाली आने वाली है। इस दिवाली में कितने लोगों के घरों में अंधेरा होने वाला है। आप हैरत की बात देखिए, आज की घटना आपको बता रहा हूं। कम से कम 25 लाख लोग हीरा व्यापार से जुड़े हुए हैं सूरत के। इसीलिए तो हमारे मोदी जी घबरा गए थे, सूरत गए थे। 1 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है टैरिफ की घोषणा होने के बाद से आज तक। और अगर 50% टैरिफ चलता रहा तो अगले 1 हफ्ते के अंदर 5 से 10 लाख लोगों की नौकरी और जाएगी। क्योंकि आप देखिए, सीधा सीधा असर है। एक व्यापारी से वहां हमारी बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि मोटा मोटी ले लीजिए, कोई भी आभूषण जो हम यहाँ बनाते हैं, हीरे का आभूषण है, कोई भी एक आभूषण अगर हम यहाँ से बेचते हैं और वो $100 का अभी तक बिक रहा था अमेरिका में, और वो $150 का बिकेगा।
अब भाई एकदम से इतनी महंगाई हो जाएगी तो उसको कौन खरीदेगा? जब कोई नहीं खरीदेगा तो वो हमसे नहीं खरीदेगा, हमारा इंपोर्ट करेगा नहीं, तो वो इंपोर्ट करेगा नहीं तो हम उसको कहाँ लेके जाएंगे? चाइना तो लेता नहीं हमारा हीरा। तो अगर हमें ये सारी चीजों की दिक्कतें होंगी तो हमें अपनी फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेगी, कारखाने बंद करने पड़ेंगे, और इसमें ये होगा कि जो 25 लाख लोग इस चीज से जुड़े हुए हैं उनके घरों में इस दिवाली पे अंधेरा होगा। और कई लोग जो इन पर कर्जे हैं, चाहे वो मकान की किस्त हो, चाहे वो गाड़ी की किस्त हो, चाहे वो दूसरे कर्जे हो, कई लोग सुसाइड भी कर सकते हैं। इस तरह की आशंका भी उन्होंने जताई है। तो हम देश को कहां पे ले आए? क्या ये लड़ाई खाली अडानी जी को बचाने के लिए लड़ी जा रही है या देश को बचाने के लिए लड़ी जा रही है? हमें ये भी देखना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना के साथ हमारे रिश्ते गंभीर हो गए थे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डिप्टी आर्मी चीफ ने कहा था कि जो ये लड़ाई चल रही है पाकिस्तान के साथ, ये तो पाकिस्तान सिर्फ मोहरा भर है, असली लड़ाई तो पर्दे के पीछे से चीन लड़ रहा है। ये तो कोई बहुत पुरानी बात हो नहीं गई है, ये तो बिल्कुल नई बात है। तो क्या अब वो डिप्टी जो चीफ है सेना के, वो अपना वक्तव्य वापस लेंगे या मोदी जी उनको कुछ सजा देंगे, वो झूठ बोल रहे थे? तो ये सारी चीजें हैं, तो हम कैसे बैलेंस करेंगे? और क्या ट्रंप साहब अभी शांति से बैठेंगे या कुछ और करेंगे? क्योंकि उनके भी विदेश मंत्री का बयान आया है कि भारत के साथ जल्दी हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। अगर हमारे हालात अमेरिका के साथ ठीक हो जाएंगे और हम चाइना के साथ गलबैयां कर रहे हैं तो ये रायता नहीं फैल जाएगा। ये कैसे होगा फिर? दोनों के साथ आप कैसे दोस्ती कर सकते हैं? तो ये जो है हड़बड़ाहट में हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इसमें देश को सोचने की जरूरत है। बहुत सारे सवाल हैं जो पक्ष विपक्ष की तरफ से उठ रहे हैं, लेकिन मोदी जी मुझे लगता है सिर्फ अडानी को बचाने के चक्कर में देश को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक बात है कि पूरे देश का सामने सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर रणनीति क्या है, क्या कह रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगा जब इतना बढ़िया मौका था तो प्रधानमंत्री को ये नहीं पूछना चाहिए था कि भैया चीनी भाई, हम मैंने तुम्हें चाय बना के पिलाई थी अपने हाथ से जब तुम आए थे, मैंने झूला झुलाया था। लेकिन अभी जब पाकिस्तान ने इतनी बड़ी घटना कर दी, पुलवामा पहलगाम वाली घटना हो गई, तो तुम पाकिस्तान के संग क्यों खड़े हो गए झड़प में? तुम खुल के पाकिस्तान के साथ क्यों आ गए? तुमने हमारे राफेल पे हमला क्यों करा दिया? ये सब बातें नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान के मामले पे चीन को क्यों नहीं कर पाए? प्रधानमंत्री जी तो बड़े बहादुर टाइप के हैं, कहते हैं 56 इंच का सीना है। वो सीने की कुछ चौड़ाई-वौड़ाई कुछ कम हो गई मलिक साहब, मामला क्या है? नहीं संजय जी, वो तो 56 इंच का सीना तो आपने देख लिया, चाहे वो पाकिस्तान के सामने हो, चाहे ट्रंप के सामने हो। और आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कि चाइना के राष्ट्रपति से वो इस तरह की चीजें पूछें, क्या आपको लगता है इतनी हिम्मत है? और वो पलट के नहीं पूछेंगे? क्या आपने झूला झुलाने के बाद क्या किया? आप अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए, वो नहीं पूछेंगे? आपने जिस प्रकार से किया कि आप ट्रंप का चुनाव जिताने पहुंच गए, और आप तो ट्रंप के भी नहीं हुए। जब ट्रंप चुनाव हार गए तो आप हारे हुए ट्रंप से मिलने नहीं गए, तब जो दूसरे तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के थे उससे मिलके आ गए, और आपने तो ट्रंप को भी धोखा दिया। तो ये तो चाइना के राष्ट्रपति भी जानते हैं। चाइना के राष्ट्रपति इस तरह की बात नहीं पूछ रहे हैं, उनको जरूरत भी नहीं है पूछने की। चाइना के लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है। आप मजे की बात ये देखिए कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा रहे हैं अमेरिका जी, और इधर चाइना के ऊपर 30% है, और वो भी 90 डेज के बाद लगेगा, अभी तक लगा नहीं है। बाकी जो छोटे मोटे देश है, किसी पे 10%, किसी पे 20% है। हमारे ऊपर पहले केवल 3% हुआ करता था जब हमारी दोस्ती थी, फिर उसको बढ़ा के 25 कर दिया, अब 50 कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि आज खुंदक में आकर रात को अनाउंस कर दें ट्रंप साहब के 100% हो गया। क्योंकि हम तो भैया हर चीज में नतमस्तक है, वहां वो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि हम भी उनको जाके सरकार बनवा रहे थे और दोस्त बता रहे थे, ट्रंप हमारे दोस्त हैं और हम तो सरकार बना रहे थे। और आपको तो वो भी याद करना चाहिए किस प्रकार से उनकी पूजा अर्चना हो रही थी, उनके हवन करे जा रहे थे चुनाव जीतने के लिए। तो हम तो किस हद तक चले गए हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन अब आगे होगा क्या? आगे क्या होगा? चाइना क्या करेगा? क्या चाइना वास्तव में हमारे साथ दोस्ती करेगा? क्योंकि जितना इतिहास हम जानते हैं पिछला 70 साल का, चाइना ने कोई दोस्ती निभाई नहीं है। चाहे नेहरू काल हो, चाहे इंदिरा काल हो, और चाहे आज मोदी काल हो, चाहे वाजपेयी काल हो, हमने कभी चाइना से इस तरह की दोस्ती देखी नहीं है। वाजपेयी जी ने भी कभी चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया, और उन्होंने कोशिश भी नहीं की पिंगे बढ़ाने की चाइना के साथ। अब ये चाइना में क्यों घुस रहे हैं, ये बड़ा सोचने का विषय है। जी। मलिक साहब, मुझे अभी तक याद है और लगभग मैं उन घटनाओं का गवाह रहा हूँ कि जब रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने
खुलेआम कहा था कि हम लोग पाकिस्तान पाकिस्तान को मजहब के आधार पे कोसते रहते हैं। पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन हमारा चीन है। ये रक्षा मंत्री के तौर पर मुलायम सिंह यादव का बयान था। और मुलायम सिंह यादव हमेशा कहते रहे कि चीन हमारा बड़ा दुश्मन है, इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने झूला झुलाया, चाय बनाई, उसके बाद एक के बाद एक घटनाएं हमारे यहाँ होती रहीं। और हम लोगों ने एक बिल्कुल अधिकृत रूप से सत्य वीडियो डाला था कि मैं तो उस घाटी, गलवान घाटी के पास तक गया हूँ। पिछले दिनों गलवान घाटी के बहुत बड़े सेना के अफसर जिनके टाइम में ये सारा हुआ, तो मैं उनसे मिलने गया था, उनके संग खाना खाया, उन्होंने मुझे पूरी घटना भी बताई थी। मैं वहाँ तक गया भी हूँ, उसके पास तक। मैंने देखा है कि वो कितना बड़ा भूभाग पे क्या स्थिति है। हमने वीडियो बनाया तो बाकायदा सूचना प्रसारण मंत्री भारत सरकार ने सीधा यूट्यूब को लिखा, हमारे चैनल को वीडियो हटवाने, प्रतिबंध लगाने के लिए। हमने आंकड़े दिए, हमने कहा कि भारत सरकार के सूचना मंत्री जी हमसे पूछे ना, हम जवाब दे देंगे, सीधा यूट्यूब को कह रहे हैं। मतलब चीन के नाम पे इनकी पसीने आ जाते हैं। चीन का राहुल गांधी ने जिस तरह हवाला दिया और अखिलेश यादव ने आज भी बयान दिया कि चीन पे भरोसा करना ठीक नहीं है, किस तरह हमारी सीमाओं का अतिक्रमण किया गया, क्या वो हमारी जमीनें वापस करेगा चीन? बातचीत किस आधार पे हो रही है? आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे मुद्दे प्रधानमंत्री जी को उठाने चाहिए और क्या चीन वापस कर देगा हमारी कुछ हड़पी हुई जमीनें? नहीं, देखिए ये तो बेकार की बातें हैं इस प्रकार से सोचना कि चाइना हमारे लिए कुछ करेगा, चाइना हमारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा। मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता, ना इस बात को मानता हूँ। जैसे आपने कहा कि मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने तो स्टेटमेंट दिया था, कहा भी था। मेरी निजी तौर पे बात हुई थी जॉर्ज फर्नांडीज जी से और मेरी अक्सर उनसे बात होती थी। वो बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे, चीज़ों को ईमानदारी से, सच्चाई से स्वीकार करते थे। उन्होंने निजी तौर पे बताया था कि हमारी जो है सैकड़ों किलोमीटर, उस टाइम उन्होंने मुझे बताया था कि 250 किलोमीटर जमीन हमारी चाइना के कब्जे में है। लेकिन मैं रक्षा मंत्री हूँ, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हैं, हमारी औकात नहीं है कि हम कुछ कर दें। ये उस समय की वो बात उन्होंने स्वीकार की थी। हालांकि वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, उन्होंने छापने से मना किया था, लेकिन मैं इस बात का गवाह हूं कि उन्होंने मेरे सामने ये बात पार्लियामेंट में अपने कमरे में कही थी। कई सारे जर्नलिस्ट हमारे साथ थे, तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा था। कह रहा हम पाकिस्तान, चीन के सामने बहुत बड़ी ताकत नहीं है युद्ध के क्षेत्र में, अगर हम उसका मुकाबला करें बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और हम किसी प्रकार से शांति के साथ अपना समय बिता रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी बाकी जमीन पे कब्जा ना कर पाए। इसके अलावा संजय जी, उन्होंने जो 2-3 चीजें उस समय बताई थी, ये जितने हमारे चाइना से मिले हुए छोटे-छोटे स्टेट हैं, वहां पे केंद्र सरकार लगातार पैसा भेजती है ताकि वो उनको बरगलाए ना। क्योंकि चाइना की कोशिश रहती है कि जो हमारे छोटे-छोटे प्रदेश वहां पे हैं, उनको बरगलाने का काम चीन करता है, उनको अपने साथ लेने की कोशिश करता है। इसीलिए बहुत सारी फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां के लोगों को दी हुई है। वहां के लोगों का कोई इनकम टैक्स ऑडिट नहीं होता, वहां के लोगों पे इनकम टैक्स नहीं लगता। उनको इस और जितनी योजनाएं सेंटर से जाती हैं, उसका आधा पैसा वो खुलेआम वहां की सरकारें खाती हैं, फिर भी हमारी सरकार कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि हमें पता है कि वो चाइना के प्रभाव में आ सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज है, उस टाइम उन्होंने बताया था और हमने देखा भी था, वाजपेयी जी के जमाने में 3 चैनल स्टार्ट किए गए थे नेपाल के थ्रू, जो भारत फंडिंग करता था उनको। क्योंकि नेपाल के थ्रू चाइना जो है प्रोपेगेंडा नेपाल में चलाता था कि चाइना बहुत अच्छा है और भारत आपका दुश्मन है। भारत के खिलाफ एक वो प्रोपेगेंडा वहां चलाता था, तो उसको काउंटर करने के लिए भारत ने भी फंडिंग की थी 3 चैनलों को वहां के, और वो लगातार चैनल कांग्रेस के दौरान तक चल रहे थे। और जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, वो चैनल पैनल सब बंद हो गए और आज देखिए आप नेपाल की स्थिति। नेपाल 99% चाइना के कंट्रोल में है। चाइना जो कहता है उसकी भाषा नेपाल जैसा देश बोल रहा है। आप सोचिए, जब हमारे साथ पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो नेपाल ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया। आप सोचिए, भूटान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। हमें सिर्फ एक छोटा से देश ने, किसी ने हमारे हमारे सपोर्ट में एक बयान दिया था, सिर्फ एक कंट्री पूरी दुनिया में। तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारी विदेश नीति क्या है। और ये गाहे बगाए जो सवाल उठते हैं कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो चाइना में एम्बेसडर रहे, लगातार चाइना जाते रहते हैं। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था उसके दौरान भी बीच में हुआ है, तो वो क्या करने जाते हैं? ये सारी चीजें सवालों के घेरे में है। इनके सवालों के जवाब कब मिलेंगे, हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं। जी। बिल्कुल ठीक बात है मलिक साहब। इस बीच में एक बड़ा सवाल ये भी आया है कि अमेरिका से जिस हद तक रिश्ते खराब होते चले गए, उसमें कई संगठनों पर सवाल खड़े हुए। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक संगठन है।
क्योंकि ये हमेशा से माना जाता रहा है कि संघ अमेरिका के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। कारण ये है कि जो एनआरआई हैं अमेरिका में बसे हुए हैं, बहुत बड़ा पैसा वो भेजते हैं भारत में और संघ से वो लोग काफ़ी बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। संघ के अकाउंट का हम लोग सब जानते हैं, कोई ऑडिट नहीं होता, कोई हिसाब-किताब नहीं होता और तो इतना पैसा है कि अब देश के कोने-कोने में संघ के 5 स्टार जैसे ऑफिसेज़ बन गए हैं। हमने संघ को वो टाइम भी देखा है कि एक राजदूत मोटरसाइकिल होती थी, प्रचारक को ये आदेश होते थे कि 30 के तीसों दिन लंच या डिनर किसी व्यक्ति के घर में करना है, जिससे पारिवारिक रिश्ता बना रहे संघ के प्रचारक का और व्यक्तियों का। लेकिन उस बीच में हमने ये दौर बदलते हुए देखा है कि संघ के प्रचारक जो संगठन मंत्री गए बन के भाजपा में, उनके संग कॉलोनाइज़र इकट्ठे हो गए, उनके संग बिल्डर इकट्ठे हो गए। भाई साहब कहने लगे। हमारे लखनऊ के एक चर्चित साहब हैं, एक छोटी-सी कंपनी में नौकरी किया करते थे। 20-25 हज़ार रुपए तनख्वाह मिलती थी। एक दिल्ली चले गए वो, दिल्ली में वो बिल्डर-विल्डर हो गए, स्मृति ईरानी के एक पीए-वीए से दोस्ती हो गई उनकी और आज की तारीख में वो हज़ारों करोड़ के आदमी हो गए। जाने ना जाने कितने सहाय कर गए लोगों को। फिर बीच में उनके घर पे उनके यहाँ जो लखनऊ के में उनके सहयोगी जो उनके इनकम टैक्स का छापा पड़ा, लेकिन भाई साहब ने मैनेज करा दिया जो बीजेपी के संगठन मंत्री जिनके संग नाम जुड़ता है। तो संघ के जो लोग हैं वो माला-माल हो गए और अमेरिका के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहा संघ का, ये बात सब जानते हैं। तो क्या संघ अमेरिका में और भारत के जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, संघ के माथे पे शिकन आई होगी, चिंता आई होगी? पहला सवाल। और इसी के क्रम में मैं आगे पूछना चाहूँगा कि जो भागवत जी ने यू टर्न लिया है 75 साल की उम्र पे रिटायरमेंट का, इन दोनों विषयों पे आपका क्या मानना है? ये खेल चल क्या रहा है संघ के अंदर? देखिए संजय जी, अगर आप देखें जो आप अमेरिका से संघ के रिश्ते उस तौर पे कहें कि भाई वहां से जो अपने एनआरआई है वो पैसा भेजते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बहुत सहज नहीं होते थे कांग्रेस के जमाने में। आपको याद होगा, चाहे वो इंदिरा गांधी का जमाना हो, चाहे वो राजीव गांधी का जमाना हो, हमारे रिश्ते रशिया के साथ बहुत अच्छे होते थे। रशिया हमारे सपोर्ट में हमेशा रहता था। लेकिन जब रशिया का विघटन हो गया, रशिया थोड़ा कमजोर स्थिति में चला गया, तो एक देश में भी रणनीति ये हुई कि भाई हम क्यों अमेरिका के साथ दुश्मनी मोल लें। अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, तो उसके साथ हमारे रिश्ते भले ही बेहतर ना हो, लेकिन अच्छे रिश्ते होने चाहिए, मतलब नॉर्मल रिश्ते तो होने ही चाहिए। तो हमारा एक उस तरह का मानना कम से कम अमेरिका के साथ रहता था। लेकिन अगर इसी संदर्भ में चाइना को देखा जाए, चाइना हमारी लिस्ट में, दुश्मन की लिस्ट में नंबर 1 पे रहता है। पाकिस्तान वाकिस्तान को तो हम कुछ समझते ही नहीं है, चाइना को हम सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अमेरिका के साथ धीरे धीरे हमारे रिश्ते ठीक हो रहे थे और हमारा व्यापार, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हमारा सबसे ज्यादा व्यापार जहां पे हम चीजें भेजते हैं वो सबसे बड़ा देश अमेरिका ही है। मंगाने को तो जहां से हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं वो चाइना है, लेकिन हमें जो प्रॉफिट देता है लाखों करोड़ का, वो तो अमेरिका ही देता है। तो अमेरिका के साथ इन रिश्तों की बात इसलिए होती है। रही आपने जो संघ के लोगों की बात करी है कि एक समय वो मोटरसाइकिल पे चलते थे, वो तो आपने प्रचारकों के, जिला प्रचारकों के और मंडल स्तर के लोगों की बात करी है। उससे नीचे के जो लोग होते थे वो साइकिल पे चलते थे। वो जाते थे तो ट्रेन, तख्ते वाली ट्रेन पे 3rd क्लास में वो चलते थे और दूसरों के घरों में खाना खाते थे। मोदी जी ने ये भी विकास किया है ना आरएसएस का, कि आज वो फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं, 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं, बड़ी बड़ी वो डील कर रहे हैं। आपने खुद ही कहा, आपने एक एग्जाम्पल दिया है खाली लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश को बारीकी से जानते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण वहां क्या रखा है यूपी में, यहाँ देखिए ना आप, गुड़गांव में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में। मलिक साहब, ब्यूरोक्रेसी में आपके रिश्ते तो मुझसे भी बेहतर हैं। मालूम करिए लखनऊ के अमरावती बिल्डर 500 करोड़ की जमीनें इनकम टैक्स ने जब्त करी। भाई साहब के सहयोग से धीरे धीरे करके वो जमीन छुड़ाई जा रही है। जिन वो असहाय साहब की बात कर रहा हूँ, दावा कर रहे हैं, अरे वो हमने उस इनकम टैक्स अफसर वाले को हटा दिया, सब मैनेज करा दिया भाई साहब ने, सारी संजय जी, ये आप लखनऊ की बात कर रहे हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश एक लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। छोड़ दीजिए उसको, मेरठ की मैंने कहानी आपको बताई थी, आपके चैनल पे भी चली थी। दो लोग हैं जिनमें से एक भारतीय जनता पार्टी के 500 करोड़ की जमीन का घोटाला कर चुके हैं। 40 से 45 उनके ऊपर एफआईआर है, दर्जनों बार जेल जा चुके हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, अभी भी वो कर रहे हैं। और उसमें जमीनें कोई ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति की, रेलवे की जमीन है, मेरठ प्राधिकरण की जमीन है, सरकार की जमीन है, उत्तर प्रदेश सरकार की, और किसानों की और गरीब पट्टेदारों की जमीन है।
और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा उनका। वो किसान आते हैं, हल्ला करते हैं, बैठ रहते हैं, क्योंकि डीएम को, एसपी को, कमिश्नर को पैसे देने के लिए उनके पास है नहीं। और इनका थैला हर जगह पहुंचता है। जब 500 करोड़ कमाया है तो उसमें से 100 तो भाई 10-20 करोड़ रुपए चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, तो वो सब शांत बैठ जाते हैं। वो किसान आज तक परेशान घूम रहे हैं। और वो लखनऊ, वो योगी जी के उसमें जाते हैं, जब योगी जी आशीर्वाद देते हैं, दर्शन देते हैं, और वे अपने एप्लीकेशन देने जाते हैं, वो एप्लीकेशन जैसे इधर योगी जी पीछे अपने हाथ से पता नहीं किसको पकड़ाते हैं, जो उनके पीछे घूमते रहते हैं, और वो देखते हैं, पढ़ते हैं, और वो उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। वो किसान फिर आगे मेरठ में एक आध महीना एंजॉय करते हैं कि हम तो अब बाबा को दे आए हैं, और बाबा जी तो इंसाफ के पुजारी हैं, हमारे साथ इंसाफ हो जाएगा। तो ये जो चीजें चल रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे संघ हो, आज सबसे ज्यादा करप्शन का अड्डा ये बन चुका है। इसमें कोई हमें बहस करने की, सोचने की, दो राय की बात नहीं है। अब आपने जो तीसरा सवाल पूछा था कि आरएसएस ने, संघ ने उल्टा गेयर क्यों लगाया, रिवर्स गेयर क्यों लगाया, ये वापिस क्यों हो गए हैं। संजय जी, आप समझ लीजिए कि अगर आपसी लड़ाई में सत्ता हाथ से चली गई तो बचेगा तो संघ भी नहीं। या अगर मोहन भागवत 11 तारीख को इस्तीफा दे दें और 17 तारीख को मोदी जी इस्तीफा ना दें, तो उस परिस्थिति में क्या होगा। संभावना ये बन गई थी कि तैयारी हो गई थी। आपने मेरा अगर आर्टिकल पढ़ा हो, जन्मे जे करके मैंने लिखा था कि ये तीनों लोग जो है स्वाहा हो जाएंगे। उसमें क्या हुआ कि तैयारी भागवत जी की तरफ से हो गई कि वो खुद इस्तीफा देंगे 11 तारीख को और एक नजीर पेश करेंगे। लेकिन बाद में चर्चा ये हुई कि अगर आपने इस्तीफा दे दिया और मोदी जी ने इस्तीफा ना दिया, तो आपने तो रेड कारपेट बिछा दिया, उनकी तो मुश्किलें आसान आपने कर दी, और वो तो तुरंत जो है अपने किसी रबर स्टैंप को सर चाणक बना के बिठा देंगे और बम बम उनका शुरू हो जाएगा अगले दिन से। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक रणनीति बदली है कि अभी हालात को संभालते हुए थोड़ा सा दूसरा पैंतरा किया जाए। और वो पैंतरा आप पिछले 1 महीने से देख रहे होंगे, जहां मोदी जी बैठते थे उनके बराबर में अमित शाह बैठते थे, दूसरी तरफ नड्डा जी बैठते थे। वो कुर्सियां बदल गई हैं। वो कुर्सी पे एक तरफ शिवराज जी बैठ रहे हैं, एक तरफ जो है राजनाथ जी बैठ रहे हैं, उधर नड्डा जी बैठ रहे हैं, उनके बाद शाह साहब बैठ रहे हैं। तो ये संघ की रणनीति है। संघ ने मोदी जी को कह दिया कि अगर बचना है तो हमारे साथ चलना पड़ेगा, लेकिन इनको थोड़ा दूर करना पड़ेगा। तो कहीं ये तो नहीं है अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करो। पहले इनकी जो जोड़ी है, जोड़ी को कमजोर करो, जोड़ी को तोड़ो, बाकी बाद में देख लेंगे। तो अभी मुझे ये रणनीति नजर आ रही है, और ये कहीं ना कहीं आशंका इस तरह की दिल्ली में चल रही है, और उसी के चलते चाणक्य बहुत परेशान है। और उसका रिजल्ट ये होगा कि चाणक्य थोड़े कमजोर पड़ जाए, या चाणक्य का थोड़ा दिमाग घूम जाए और उपराष्ट्रपति विपक्ष का बन जाए। क्योंकि देखिए, चाणक्य जी तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का भी चुनाव नहीं जिता पाए। अगर चाणक्य कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव नहीं जिता पाए तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे जिताएंगे। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पेच ये है कि इन्होंने जो अपनी चालाकी दिखाते हुए जगनमोहन रेड्डी को फोन करवाया राजनाथ जी से, तो इधर फोन किया, बम पटक गया उधर आंध्र प्रदेश की राजधानी में चंद्रबाबू नायडू के यहाँ। चंद्रबाबू नायडू को पता चला, अरे हमें अंधेरे में रख के हमारे दुश्मन को फोन कर रहे हैं, जिन्होंने हमें जेल भेजा, ये कैसे हो जाएगा। तो खबरें ये है हमारे सूत्रों की कि जो सुदर्शन रेड्डी का नाम आया है वो चंद्रबाबू नायडू ने ही सुझाया है। और चंद्रबाबू नायडू और सुदर्शन रेड्डी की दोस्ती कब से है, जब चंद्रबाबू नायडू कुछ भी नहीं थे और सुदर्शन रेड्डी वकील थे। उसके बाद एनटी रामाराव का जमाना था, और उस टाइम पर सारी लीगल जितनी भी काम थे, उनके प्रोसीडिंग थी, सारी इन्होंने सुदर्शन रेड्डी जी ने की। बाद में वो जज बने, उसके बाद में आपके सामने है। और कहीं ना कहीं अगर ये हालात बनते हैं, आप सोचिए, आंध्रा के सारे वोट, तेलंगाना के वोट और आधे तमिलनाडु के वोट, तो फिर क्या होगा आपके उपराष्ट्रपति जी का। तो आप जो है अभी 9 तारीख तक इंतजार कीजिए, आप चाइना को ठीक कर लीजिए, लेकिन भारत का क्या होगा। अगर आप घर से बाहर रहेंगे और बाहर को ठीक करने निकलेंगे तो पता चला घर की जड़ साफ हो गई। तो ये परिस्थितियां उस तरह की बनी है कि मोदी जी कहां से करें। जैसे आजकल बाढ़ आई हुई है पंजाब में, वो नहर वहां पे ओवरफ्लो हो गई है, तो किसान एक जगह से बंद करते हैं, दूसरी तरफ से पानी टूट जाता है, आगे करते हैं वहां से टूट जाता है, वो संभाल ही नहीं पा रहे हैं, और बाढ़ जो है अनकंट्रोल हो गई है वो, और वहां पे जो है इतनी तबाही मची हुई है कि वो ध्यान ही नहीं है। और हमारे जो मुख्यमंत्री है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी मुंबई घूम रहे हैं और प्रधानमंत्री जी चाइना घूम रहे हैं, और किसान वहां बाढ़ में डूब रहे हैं।
ये हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, बड़ा दर्दनाक और दिल दहलाने वाले ख्याल हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे इतना समय दिया, धन्यवाद, थैंक यू। ये थे केवी मलिक जी और पूरी बातचीत आपने सुनी, आपका भी दिल दहल गया होगा, राजनीति क्या ना करा दे वो कम है। अब वक़्त है आपके कमेंट का, कमेंट ज़रूर करिएगा, प्यार बनाए रखिएगा, शुक्रिया, थैंक यू।